चुका है ना। तो लास्ट क्लास में ये भी हो गया था कि 7+7+7+7 ये सबका सम, ये ना ये वाला हो गया था 9 वाला। 1+11 प्लस एक नंबर मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है, बट जैसे जैसे टर्म्स में आप आगे बढ़ रहे हैं उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग वो नंबर रिपीट हो रहा है, उसका सम निकालना है। कहानी ऐसी थी इसमें, जैसे 7, 7, 7, 7, 7, तो ये सबका सम निकालना था ना। तो इसके लिए ट्रिक अपन लोग ने डिस्कस कर लिया था, नीचे लिखा हुआ भी है ट्रिक। चलिए फिर इसके बाद हाँ ये क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन कर लिए थे। ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। वापस से याद दिला देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये था कि S इज सम, कैपिटल एस, P इज प्रोडक्ट एंड कैपिटल R इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के अगर n टर्म्स हैं तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर सम लेंगे तो उसको कैपिटल R बोला गया है। कैपिटल P उसी नंबर ऑफ टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैपिटल P बोला गया है उसको, और वही सब नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप ऐड कर देंगे तो उसको कैपिटल S बोला गया है। तो वो इस तरीके की रिश्तेदारी मेंटेन कर रहा होगा। एबीसीडी ऑप्शन में आपको बताना था, मैंने बताया था कि ऐसा ऑप्शन में आता है, बट प्रूफ दैट क्या था कि एस बाय आर के पावर में n इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ए ऑप्शन इज द राइट। तो इसी को प्रूफ दैट करना था मैं। तो इसको चलो, अगर ये तो फिलहाल एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ज्यादा सब एग्जाम में आ चुका है ये एनसीईआरटी में भी है। तो ये क्वेश्चन का जो पूरा मेथड था तो मैंने बता दिया था, बट इसका ट्रिक क्या था कि मैंने एक लास्ट में बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रिक था। दुनिया की सबसे आसान जीपी जो है ना, 3 नंबर्स की जीपी, वो है 1, 2, 4। पता है ये तीनों नंबर्स जीपी में है। 2/1 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है, तो ये इसलिए जीपी कहलाता है। और दुनिया का सबसे आसान एपी है 1, 2, 3, सबसे इजिएस्ट है। आप इनको लेके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन में अगर मैं जीपी मान लू, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 और जीपी इज 1, 2, 3, 1, 2, 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न व्हाट इज एस, एस इज सम ऑफ दिस नंबर्स। तो 1 और 2 और 4 का सम कर लो तो देखो 7 आ रहा है। 1 और 2 और 4 का प्रोडक्ट कर लो तो देखो वो 8 आ रहा है। 1 और 2 और 1/4 का तीनों का रेसिप्रोकल करो और सम करो तो 1+हाफ+1/4 ये होता है 7/4। तो एस पी और आर ये आ गया अपना सेपरेटली। अब मुझे कुछ रिश्तेदारी निकालनी है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। तो ए ऑप्शन में आऊंगा मैं, जो भी ए ऑप्शन दिया हुआ है मुझे, या चलो ए ऑप्शन तो मैंने करके दिखा दिया था पिछले में, मैं आपको बी ऑप्शन दिखाता हूँ। बी ऑप्शन क्या दिया है, R/S के पावर में n इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये है। तो इसको चेक करना है ना अगर आपको, तो R/S के पावर में n, ये ऐसा है, R/S के पावर में n इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये चेक करने सही है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे पता है, एलएचएस में आ जाइए। एलएचएस क्या है, आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 7/4, तो यहाँ लिख दो 7/4 और डिवाइडेड बाय एस, एस आया है 7, ये हो गया 7। पावर में एन, एन की वैल्यू है 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 का पावर क्यूब आएगा, क्योंकि 7 7 कट जाएगा तो ये आएगा 1/64, ये ऐसा। चलिए अब आप आ जाइए आरएचएस में। आरएचएस क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर, व्हाट इज पी, 8, 8 का स्क्वायर इज 64। तो एज एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इस तरीके से ना आप बहुत जल्दी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे है क्वेश्चंस को क्रैक करने का, जब आपको एपी और जीपी के क्वेश्चंस में सीरीज नहीं दी गई है और सीरीज का यूज भी नहीं दिया हुआ है एबीसीडी ऑप्शन में, तो आप ना अपने मन से एपी सीरीज ये मान लीजिए क्वेश्चन में, या जीपी सीरीज ये मान लीजिए, आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा, कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही इजिएस्ट और ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, ठीक है, बट दिस ट्रिक इज ओनली वैलिड फॉर ऑब्जेक्टिव, दिस ट्रिक इज नॉट वैलिड फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको टर्म्स के बारे में बातें की गई होती है, लेकिन ना तो फर्स्ट टर्म दिया रहता है ना तो कॉमन रेशियो। तो आप उस समय वो क्वेश्चंस में कैसे क्रैक करोगे, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे, उसके लिए ये हेडिंग अपन लोगों ने स्टार्ट किया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में ऐसा रीडिंग में दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, तो जैसा अपन लोग एपी में करते थे, ए, ए प्लस डी, और इधर लिखते थे हम लोग पीछे साइड ए माइनस डी। तो ए प्लस डी और ए माइनस डी 3 टर्म्स हम लोग लेते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेट 3 नंबर्स आर दिस इन विच फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी,
अब ए इज नॉट फर्स्ट टर्म ना, ए माइनस डी बिकम्स फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी रहता था इसमें जब हम लोग एपी के टाइम में पढ़ रहे थे। अब जीपी के टाइम में देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, बट यहाँ पर डी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखोगे, मिडिल टर्म ए, फिर आगे आने वाला टर्म ए आर, और पीछे वाला टर्म ए बाय आर। तो ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर जीपी में है, और आप देख भी सकते हो कैसे। आप एक काम करो, आगे वाले को पीछे से डिवाइड करो, देखना कॉमन रेशियो जो आएगा ना, कॉमन रेशियो वो आर आएगा। आप करके देख सकते हैं, ये 3 नंबर जीपी में है। अब आप ए को ए बाय आर से डिवाइड करो, तो फिर से देखना कॉमन रेशियो आर ही आ रहा होगा। तो ये 3 नंबर जीपी में आप लेंगे जब भी क्वेश्चन ऑफ, जब भी, अच्छा ये कंपलसरी नहीं ना, ऐसे ही करना है, बट हम लोग शुरुआत ऐसा करेंगे, इससे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होता ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, 3 ना, तो वही लोगे आप। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फिर इसको लेके सॉल्व कीजिएगा। तो पहले हम लोग प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर क्वेश्चन में दिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 216, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोडक्ट हो बोला हो या सम कुछ भी बोला हो, 3 नंबर के बारे में बातचीत किया गया, तो आप लिख दीजिएगा लेट 3 नंबर्स आर ए बाय आर, ए और ए आर। तो ये लेके सॉल्व करेंगे। अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर तो ये तो तरीका है ही, ये तो जीपी का स्टैंडर्ड तरीका है, ये फिर इससे करेंगे हम। ठीक है, तो दिस इज नॉट कंपलसरी सिलेक्शन, बट यस दिस इज प्रायोरिटी सिलेक्शन। हम प्रायोरिटी इसको देंगे जो मैंने यहाँ हेडिंग में लिखा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो जैसे मैंने आपको एपी के टाइम में बताया था, ये और इसको पकड़ लो, ए माइनस डी और ए प्लस डी को पकड़ लो, और इसको पकड़ के 4 नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको बनाना है एपी में, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये ए माइनस डी और ये ए प्लस डी, इन दोनों को मिडिल में लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 3D, और यहाँ आ जाएगा ए माइनस 3D। यहाँ 2D नहीं होता ना, ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2D नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फिर कॉमन डिफरेंस बैलेंस नहीं होगा। देखो कैसे, ए प्लस 3D को ए प्लस 2D से, ए प्लस डी से माइनस करोगे ना, तो कॉमन डिफरेंस आएगा, देखना 2D का आएगा। अब आप ए प्लस डी और ए माइनस डी को माइनस करो, तो देखना फिर से कॉमन डिफरेंस 2D का आ रहा होगा, और फिर से यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2D का आ रहा होगा। तो जब आप आगे आने वाले टर्म्स को पीछे से माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ना 2D का कॉमन डिफरेंस आता है, किसमें, जब एपी के बारे में हम लोग 4 टर्म्स की बातचीत किए थे। तो उसी तरीके से ना 4 टर्म्स की बातचीत अगर आप जीपी में करोगे ना, तो कॉमन रेशियो आर नहीं आएगा, आर स्क्वायर आएगा। कैसे, मैं ये दोनों को पकड़ूंगा, ए बाय आर और ए आर को, इन दोनों को पकड़ के मिडिल टर्म पहले लिख लूंगा मैं, ये देखो ऐसा, ये मिडिल टर्म लिख दिया नंबर ऑफ 4 टर्म्स में। फिर ए आर में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आगे पहुंच जाओगे, और ए बाय आर में पीछे जाना है अगर आपको सीरीज में, तो आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। या आप पैटर्न ऐसा भी याद रख सकते हो कि राइट में मूव करोगे तो मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो से, और पीछे जाओगे तो कॉमन रेशियो से डिवाइड करना है, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, देन कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर कॉमन रेशियो आएगा आर, बट यहाँ पर कॉमन रेशियो आएगा आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रहेगा। और फर्स्ट टर्म पता है क्या रहेगा, ए बाय आर क्यूब। फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए नहीं रहेगा, वो ए और आर, जो क्योंकि इस अल्फाबेट से आप कंफर्टेबल हो इस चैप्टर में, जो इतना दिन से सीख रहे थे अपन, कर रहे थे क्वेश्चंस, तो ए और आर को ही लेके यहाँ पर बनाया गया है नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं तो आप पी और क्यू कुछ भी लेके कर सकते हो ना, ऐसा भी लिख सकते हो, पी क्यू कॉमा पी क्यू, पी इंटू क्यू क्यूब, इधर पीछे पी बाय क्यू, इधर पीछे पी बाय क्यू का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। बट क्योंकि ए और आर कंफर्टेबल है आपके लिए, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं, आप लोग नोट्स पैरेलली बनाते रहिएगा ना, अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ूं और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है, 5 मतलब होता है ऑड, तो आप ना यहीं से चालू करेंगे, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये ऐसा ए, फिर इधर ए आर, इधर पीछे आएंगे हम ए बाय आर, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो आर रहता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में, तो आगे बढ़ेंगे तो ए आर स्क्वायर, और पीछे जाएंगे तो ए बाय आर स्क्वायर। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, देन मिडिल नंबर इज ए, और मिडिल नंबर जब भी ए आता है तो उसके आजू और बाजू कौन आएगा, ए आर और ए बाय आर। बस फिर उससे आप आर मल्टीप्लाई कीजिए तो ए आर स्क्वायर, फिर पीछे आप आर डिवाइड कर दीजिए तो ए बाय आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा पैटर्न। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे तो ये करना, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे तो मिडिल टर्म ना आप ये लेंगे, दिस इज आर मिडिल टर्म, ए बाय आर और ए आर। तो चलिए एक और केस करते हैं इसमें।
व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, वो भी लिख लेता हूँ। एक और केस, केस नंबर 4, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, ये केस नंबर 4 ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 है तो देखिए अब जीपी कैसे बनाना है। आपको ना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न पता होना चाहिए। जो ए और ए के आजू बाजू जो रहते थे ना, ए बाय आर और ए आर, इनको मिडिल टर्म लेंगे। अब आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कीजिए तो ए आर क्यूब, इधर भी आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ए बाय आर क्यूब, फिर इधर आर क्यूब में और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए आर के पावर में 5, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर ए अपॉन आर की पावर में 5। ये एक जीपी बन जाएगा जिसका नंबर ऑफ टर्म 6 है। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़े, केस नंबर 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7 है तो जीपी कैसे बनाएंगे आप, जीपी ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ऑड है ना, तो मिडिल टर्म हमेशा ए से चालू करेंगे आप, फिर यहाँ ए आर, फिर यहाँ ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से पीछे जाएंगे तो ए बाय आर, फिर इसके पीछे ए बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ तो 5 टर्म्स हो गए। अब आप आर और मल्टीप्लाई कीजिए तो ए आर क्यूब, और नीचे भी यहाँ पर आ जाएगा ए बाय आर क्यूब। तो ये वो 7 नंबर है जो जीपी में है, और उनका मिडिल टर्म ए रहेगा। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे तो मिडिल टर्म ए रहेगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे तो मिडिल टर्म ए बाय आर और ए आर रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखना है, और आप कोई भी क्वेश्चन इसके इस टॉपिक के क्रैक कर सकते हो बिना दिमाग लगाए। मुझे अनाउंस करके बताइएगा, चैट बॉक्स में मत लिखिएगा। फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 38 and whose product is 1728। जिनका प्रोडक्ट 1728 है ना, ये 8 है, और वो 3 नंबर जो है ना जीपी के, उसका सम 38 है। तो लेट जीपी इज, बस मैं ये लिख देता हूँ, उसके बाद जितने लोग का आंसर आता है मुझे बताते जाइएगा। लेट जीपी इज दिस, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर सही है कि गलत, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो क्या बोली गई है, फाइंड 3 numbers इन, ठीक है, तो ये 3 नंबर ले लिए हम लोग ने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हमें ये बताया गया कि इनका प्रोडक्ट जो है ना वो 1728 है। पहले मैं ये लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ऐसा लेने से ना प्रोडक्ट में फायदा क्या हो रहा है, ये आर और आर कट जाता है। और आपको पता है इसीलिए हम लोग ना वो एपी का सॉरी जीपी का ना नंबर ऐसा लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के टाइम में ये आर और आर कट जाता है। तो ये ए क्यूब आ जाएगा 1728। कोई है जो एकदम जल्दी बता दे किस नंबर का क्यूब 1728 होता है, थोड़ा सर जल्दी। 12। 12, सर एकदम सही आंसर। ए की वैल्यू 12 आई है, 12 का क्यूब 1728 होता है। और जिनको नहीं पता ना कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक है, तो बहुत इजी सा तरीका होता है। देखिए कैसे, 100 का स्क्वायर, 100 बोल रहा हूँ सॉरी, 10, 10 का स्क्वायर सॉरी 10 का क्यूब ये होता है 1000। पहली बात देखो, लॉजिकल तरीका बता देता हूँ मैं आपको। और 20 का ये जो क्यूब होता है ये 8000 होता है, ठीक है। तो 1728 जो है ना, ये 1000 और 8000 के बीच में अंडरस्टूड है, ये तो दिख ही रहा है। तो ये गारंटीड हो गया कि 10 और 20 के बीच का कोई नंबर है जिसका क्यूब 1728 होता है। अब आप क्या सोचेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में लास्ट में 8 आता है, तो आपको पता है 2 × 2 × 2 ये लास्ट में 8 देता है। और कोई नंबर है जिसके लास्ट में 8 आता हो मल्टीप्लाई करने पे, सेम नंबर को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 8 आएगा, ऐसा कोई नंबर? और जल्दी 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 बताओ। देखो 6 का क्यूब क्या होता है, लास्ट में 6 आएगा, देखना। 4 का क्यूब क्या होता है, 16, 16 और 4 लास्ट में देखना 4 आता है 4 के क्यूब में। 3 का क्यूब में लास्ट में 7 आता है। तो ऐसे कर करके आप जब चेक करेंगे ना, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका क्यूब करेंगे आप तो वो नंबर लास्ट का एक डिजिट 8 देता हो। तो इसका मतलब 10 और 12 के बीच का, 10 और 20 के बीच का कोई नंबर है, और जिसमें भी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 2 आता हो। तो 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर है, 12 ही तो बस बचा। तो 12 का क्यूब होता है। अब आप इसको रफ में जाके चेक भी कर सकते हो, ये तरीका होता है हिट एंड ट्रायल का। अच्छा जरूरी नहीं ना ऐसा हो, क्या पता 16, अच्छा 1628 लिखा होता तो फिर नहीं होता ना। तो इसीलिए ये तरीका मिल गया चेक करने का। अब मेरे को 12 नंबर पकड़ में आ गया, उसका मैं क्यूब चेक करूंगा तो दिखना यही आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस नंबर 2 में आता हूं मैं। सम ऑफ दिस नंबर्स ए बाय आर, ए और ए इंटू आर, इन तीनों का सम दिया हुआ है 38, ये ऐसा। तो अब आपने एक काम करेंगे, ए कॉमन निकाल लेंगे, तो आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1
ये हो जाएगा 38, ये ऐसा। अब आप a की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर 12, ये रही ना इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 2 आप बोल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर a की जगह 12 डालता हूँ, अंदर में तो है r प्लस 1/r प्लस 1 इक्वल्स टू 38। 12 को लीजिए जाके डिवाइड कर देते हैं और ये ब्रैकेट में अंदर में एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो एलसीएम लेने के बाद आप देखना ये आ रहा होगा आफ्टर एलसीएम, और इधर हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 12, एंड 38 डिवाइडेड बाय 12 इज नथिंग बट 19/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6r² प्लस 6r प्लस 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 19r। 19r इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6r² माइनस 13r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये r पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आप देखिए r की 2 वैल्यू आ रही होगी। पहले यहां तक कर लीजिए, r की 2 वैल्यू आएगी। अगर r की 2 वैल्यू आ रही है ना, तो जीपी भी 2 आएंगे, एक नहीं आएगा। तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आता है। अरे यार स्क्रीन कहाँ गई, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग फिर ब्रेक करेंगे। और देखो यहाँ तक सही है क्या, पहले देख लो। अब कैसे फैक्टराइज करते हैं, 6 × 6 क्या होता है 36। तो ऐसा दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 36 होता है, बट उनका आपस में सर -13 आ रहा है। सर अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे। तो 6r² -13r प्लस 6 है ना, इसको हम ब्रेक कर देंगे ना। तो -13r ना दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, -9 -4। तो लेट्स फैक्टराइज इट्स। तो ये हो जाएगा फाइनली 6r² -9r -4r प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा। अब 6r² -9r, तो यहाँ पर से ना आप 3r कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2r -3। और यहाँ से भी -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2r -3। तो देखो यहाँ से ना फाइनली ये वाला जो मटेरियल आपको दिख रहा है 2r -3 और 2r -3, ये हो गया पूरा कॉमन, ओवरऑल कॉमन। और ये हो गया 3r -2, ये हो गया 0, ये ऐसा। तो यहाँ पर जब आप 2r -3 को 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया था, तो r की वैल्यू आ गई है 3/2, ये देखो ऐसा। और जब यहाँ पर आप 3r -2 को 0 से इक्वेट करोगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो 2r की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 2 जीपी आएंगे। तो देर आर 2 जीपी ना, यहाँ पर 2 जीपी आएंगे। तो केस नंबर 1, व्हेन r इज 3/2 एंड a इज 12। a की वैल्यू तो फिक्स है, वो थोड़ी बार बार चेंज हो रही है। देखो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू फिक्स हो गई है। तो जीपी क्या रहेगा फिर हमारे पास, जीपी है a/r और ए आर, ये ऐसा। तो a/r और a की वैल्यू 12 और 3/2, बस आपको ये पुट करना है ना। तो 12 और 3/2 दोनों को आप डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये r है और a की वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टर्म a है, ये फर्स्ट टर्म a नहीं था, फर्स्ट टर्म तो a/r था ना। तो a/r a और ar है, ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख के ही करेंगे अपन लोग काम, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 12 को 3/2 से डिवाइड करो, तो पहला नंबर आप देखिएगा 8 आएगा। फिर बीच वाला नंबर तो 12 है ही, क्योंकि a की वैल्यू वही है 12। और तीसरा नंबर आएगा 18, जो इन लोगों ने बताया था, बट इन लोगों ने आधा आंसर दिया था। तो नाउ सेकंड केस, केस नंबर 2, अगर r की वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू हो गया 2/3 और a की वैल्यू तो 12 फिक्स है ही, देन जीपी क्या आएगा। देखो तो इसी का उल्टा आ रहा है क्या, 8 12 और 8 आ रहा होगा। जीपी पलट गया है, आप देखिएगा 8 12 और ये आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये दो केस आ रहा है, देखिए दो दो आंसर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये दोनों क्यों सेम जीपी नहीं है, क्योंकि 2 जीपीज आर नोन एज सेम व्हेन देयर कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म इज सेम। तो ना तो यहाँ फर्स्ट टर्म सेम है, ना तो कॉमन रेशियो सेम है। वो बात अलग है कि तीनों नंबर ऊपर के जो येलो कलर से लिखे हैं और नीचे के जो तीनों का नंबर जो व्हाइट कलर से लिखे हैं, नंबर सेम है, बट उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सेम नहीं है। दैट्स व्हाई दिस टू जीपीज आर डिफरेंट जीपी। तो ये आपको आंसर में शो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Sum of three numbers in GP is 21 and sum of their square is 189. Find the numbers. तो ऑब्वियसली आप कहानी फिर से वहीं से चालू करोगे आप. सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 21. अच्छा, इस बार प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, सम में ही कहानी दी हुई है. तो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन द जीपी इज 21. तो ये पहला इक्वेशन हो गया. ए बाय आर, ए और ए आर, ये तीनों नंबर्स का सम 21 दिया हुआ है. ए कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1/r 1 प्लस आर इक्वल्स टू, ये हो गया 21. ए कॉमन ही है ना, अभी अंदर एलसीएम ले लेता हूँ तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू हो गया 21. इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1. पता नहीं कैसे क्या यूज होगा बट अभी लेके तो रखते हैं. नाउ सेकंड कंडीशन जो दी हुई है, इन तीनों के स्क्वायर का सम. तो ए बाय आर का स्क्वायर, ए आर, ए का स्क्वायर और ए आर का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है अपने को 189. तो चलिए अब आपकी कहानी चालू. अब आप लोग क्या हुआ है, यहां तक तो हम लोग कर लिए, ठीक है. यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया अपना ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 189. ए स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 189. अब चैलेंजिंग टास्क क्या है, जैसे चलो इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं देता हूँ एग्जाम्पल, चलो मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ. तो ये दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है पता है, एक एक क्वांटिटी का ना एलएचएस में स्क्वायर करोगे एक एक का इंडिविजुअल, तो ये आएगा. होल स्क्वायर नहीं ना, एक एक का इंडिविजुअल स्क्वायर करता हूं तो ये आएगा. तो कैसे डील करें, क्या लगता है क्या करना चाहिए, आशुतोष बताओ. इसके बाद सर कैसे किया आशुतोष आपने. ये एक सेकंड सर. 189 सर, फिर इक्वेशन 1 के दोनों साइड को स्क्वायर किया. ओके, तो फिर यहाँ पर आप तीन नंबर्स का स्क्वायर किया हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए हो क्या यहाँ पर. सर मैं ए कॉमन निकाल लिया हूँ. वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप का लगाए हो क्या फॉर्मूला फिर यहाँ. नो सर. तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो ऐसी होगा ना, 1/r प्लस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, तब उसका कैसे कर रहे हो आप. सर अगर आप लोग में से जितने भी लोग अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ और आप ऐसा लिख देते हो स्क्वायरिंग करने के बाद, तो ये गलत है. क्योंकि स्क्वायरिंग में क्या होगा पता है, अगर आप इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ, तो ए का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और 21 का स्क्वायर बनेगा फिर, तो वो गलत हो जाएगा ना आपका. और कोई, तो वो अगर आपने वो मेथड से किया है आशुतोष तो आपका मेथड गलत है. और कोई और कोई और कोई थोड़ी जल्दी. सर हाँ. सर मैं जो जीपी लिया हूँ वो ए प्लस ए आर स्क्वायर लिया हूँ. अभी अच्छा, नोटिस आपने किया. वो लिया है यस क्या सर. आपने? ठीक है. यस सर. ठीक है. अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो ए को उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/r प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आ गया 21/a. ये इक्वेशन 1 को ही आगे सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं. ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ. ये 1 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो हो जाएगा 1/r प्लस आर प्लस 1, सॉरी प्लस 1 तो उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 21/a माइनस 1. अब इसके बाद मैं दोनों जगह स्क्वायरिंग कर रहा हूँ यहाँ पर. तो जब मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा तो आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, प्लस 2ab. तो ए का काम कर रहा है 1/r, तो 1/r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/r इंटू आर, वो कट जाएगा. यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा पता है, 21 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर, आरएचएस में ही आएगा. अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को भी थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं. ये देखिए ऐसा, ये ए स्क्वायर से मैं यहाँ ले जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, ये 1/r स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा अपने पास 189 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये 1 को इधर ले जा लेते हैं। तो देखो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या किया है मैंने। 1/r² प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1। 1 मिनट रुक जाइएगा ना, अभी नोट्स मत बनाना, अभी रोक दो, रुक जाओ पूरा। तो 1/r² प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189 माइनस 1, 189 बाय ए स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू को, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के एलएचएस में पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये इतने की जगह जब मैं पुट करूंगा तो पूरा इक्वेशन स्मॉल ए में आ जाएगा। अब जब पूरा इक्वेशन स्मॉल ए में आ गया तो फिर हम लोग स्मॉल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना ट्रिकी था इसमें, ऑब्जर्व करो फिर से। ये पहला चीज जो गिवन है, एक तो ये, और ये भी गिवन में है, ये दोनों गिवन को ले लेके हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई किए हैं, और सिंप्लीफाई कर करके हम लोग ये इक्वेशन तक पहुंचे हैं कि 1/r² प्लस आर प्लस 2 इक्वल्स टू 21/a माइनस 1 का होल स्क्वायर था ना ये। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया था, ये हो गया था 21 माइनस a/a का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ये +1 को आरएचएस में शिफ्ट करके ना 189/a² माइनस 1 कर दिया है। तो इससे ना 1/r² प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। इस वैल्यू को लेके आऊंगा मैं और इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करूंगा। तो दो अलग अलग गिवन कंडीशनों को सॉल्व करके सेकंड कंडीशन की कुछ वैल्यूज निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। चलिए पुट करते हैं फिर। और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये भी। अब इसका आंसर आने वाला है बस। ये हो गया अपने पास 189/a² माइनस 1, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, +2 भी है यहाँ पर, +2, और आरएचएस में है 21 माइनस a/a का होल स्क्वायर, शायद ये है, हाँ, का होल स्क्वायर ऐसा। अब आपको पता ही है -1 +2 कटा तो कट के क्या बन जाएगा, +1 बस। तो 189 +1 और यहाँ a² है, ये हो जाएगा 21 माइनस a, अलग अलग कर देता हूं मैं, 21 माइनस a का स्क्वायर अलग और नीचे वाले a का स्क्वायर अलग। एलएचएस में एलसीएम ले लेते हैं, तो 199 प्लस a² बाय a² इज इक्वल टू 21 माइनस a का होल स्क्वायर बाय a², ये ऐसा आ रहा है। ये a² कटा, फाइनली आपको a² की मतलब a की वैल्यू मिलने वाली है। अब फाइनल 189 प्लस a², यहाँ पर स्क्वायर करो तो हो जाएगा 441 प्लस a² माइनस 42a, वो था ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस a मतलब a का स्क्वायर a² ही, और 2ab, तो 2 इंटू 21 इंटू a। सो फाइनली यहां से भी हमें a² और a² कटता हुआ दिख गया, ये ऐसा। अब 42 को आप एलएचएस में लेके आ जाइए, 42a। अच्छा एक चीज और ध्यान देना आप लोगों को, कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ ना हो तो एक बार और आप लोग ऊपर से जाके चेक कर सकते हैं। कोई कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा ना तो फिर रास्ते में मतलब आगे आके आंसर आने में दिक्कत होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोग ने माइनस कर लिया, ये क्या आ रहा है 42a इज इक्वल टू 441 में से 189 गया, तो आप पहले 181 हटा दो, 441 माइनस 181 करके देख लो। तो ये हो जाएगा 2 4 6 260, 260 में से अब 8 हटा दो 252, तो a इक्वल टू हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 42, 6। यस, a की वैल्यू 6, सही बोल रहे थे आप, a की वैल्यू 6 आ रही है। अब a की वैल्यू 6 को ना अब आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, यहीं पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट, ये यहाँ पर जैसे ही a की वैल्यू 6 पुट करोगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं एस, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं कि a की वैल्यू अगर 6 है तो r क्या आएगा। अब आपको पता है r पे क्वाड्रेटिक बनेगा, लेंदी लेंदी क्वेश्चन है ना, ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत लेंदी रहते हैं ये सब। तो एज वी नो दैट कि a/r प्लस a प्लस ar, इसकी वैल्यू शायद 38 दी थी क्या, नहीं 21, और a की वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ पर, कॉमन लिया था मैंने, तो 1/r प्लस r। एक सेकेंड, 1/r 1 प्लस r इक्वल टू हो गया 21। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 6 थी ना, तो बस a की वैल्यू 6 है, इसको ले जाके इधर डिवाइड कर देता हूं मैं,
तो ये हो जाएगा 1/r, r प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो गया 21/6। 21/6 को मैं 3 के टेबल से कट कर देंगे हम, 3 2 जा 3 7 जा। यहाँ एलसीएम एलएचएस में एलसीएम ले लूंगा मैं, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम देखना ये आ रहा है कि नहीं, और ये हो गया 7/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सेट करो, तो मेरे को ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। अब फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो 2r² माइनस 4r माइनस टू r और प्लस, 1/2। हाँ जी क्या, 2 और 1/2। अच्छा 2 और 1/2, हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो यहाँ से r-2 आएगा और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो ये भी r-2 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आ रहा है ना। नाउ बस लास्ट स्टेज हम लोग करते हैं, यहाँ से r, देखो हर केस में r की वैल्यू डबल मिल रही है क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो एक r की वैल्यू 2 आएगी और एक r की वैल्यू देखो हाफ आ रही होगी। 2 r की वैल्यू आ रही है तो दोनों को अलग अलग केस लेके, और a की वैल्यू तो फिक्स है, a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 लेके आप सीरीज बनाएंगे जीपी का, यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 लेके आप जीपी का सीरीज बनाएंगे। तो 3, 6, 12 सही था इन लोग का आंसर। आंसर इज 3, 6, 12। एक तो इससे आएगा 3, 6, 12, और इससे आंसर आएगा 12, 6, 3। बस पलटा हुआ आंसर आता है हमेशा, क्योंकि कॉमन रेशियो पलट गया ना, एक में कॉमन रेशियो 2 और एक में हाफ है, तो कॉमन रेशियो पलटने की वजह से जीपी की सीरीज भी पलट जाती है। तो a/r, a और ar ये तीनों में पुट करो आप, तो आपको 3, 6, 12 मिलेगा और दूसरा आंसर 12, 6, 3 मिलेगा। मेथड आप ये भी ले सकते हैं अगर आप मेथड नंबर 2 में जाना चाहते हैं, तो कि लेट जीपी इज a, ar और ar²। इसमें फर्स्ट टर्म a रहता है और कॉमन रेशियो r ही रहता है, तो आप इससे भी सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी का मतलब ये है कि थोड़ा सा होगी, थोड़ा सा पड़ता है ट्रिकी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे यहाँ पर ट्रिकी था कि यहाँ शिफ्टिंग किए थे 1/r² प्लस r² की वैल्यू निकाल के हम पुट किए थे, यहाँ स्क्वायरिंग भी किए थे हम लोग, इस स्टेज में स्क्वायरिंग भी हुआ है। तो ये सब थोड़े से ट्रिक थे, सेम वही ट्रिक आप यूज करेंगे मेथड नंबर 2 में, यू विल गेट आंसर। वो मेथड नंबर 2 है कि नॉर्मल जीपी को ही आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ले लो। मूव नेक्स्ट। The product of three numbers in GP is this: if 286 added to them, then the resulting numbers are in AP. Find the numbers. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसी टाइप की वैरायटी आपके सेम एनसीईआरटी में है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज दिस। तो कोई 3 नंबर है, उन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो 216 आएगा, तो आप वही लोगे, लेट जीपी इज a/r, a और ar। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों का प्रोडक्ट 216 है, तो यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आर कट जाएगा, ए क्यूब बस बचेगा। तो ए की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 6 216 होता है। तो देखो एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब थोड़ा सा टफ पार्ट, इजी पार्ट मैं करूंगा, टफ पार्ट आप। तो इफ 2, 8, 6 एडेड टू देम, अगर 2, 8, 6 मतलब ये वाले नंबर पे 2 ऐड करेंगे आप, ये वाले नंबर पे 8 और ये वाले नंबर पे 6। रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट यहाँ पर होना चाहिए था, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दो, रेस्पेक्टिवली। देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन एपी। तो रिजल्टिंग नंबर जो हमें मिलेगा वो एपी में है, तो फाइंड द नंबर्स। मतलब आपको ये तीनों ही निकालना है ना, a/r, a और ar। तो नाउ जैसे ही मैं इसमें a/r में 2 ऐड करता हूँ, a/r प्लस 2, कॉमा, अगर मैं a पे 8 ऐड करता हूँ, कॉमा, अगर मैं ar पे 6 ऐड करता हूँ, तो ये जो नंबर दिख रहा है मुझे, ये एपी में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऐसा बोल रहा है ना क्वेश्चन कि जब आप इंडिविजुअल नंबर्स में 2, 8 और 6 ऐड करते हैं अलग अलग, तो यू विल गेट द सीरीज एज जीपी, सॉरी एपी। देन फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स में एक तो कंट्रीब्यूशन ये देगा ही देगा, ए की वैल्यू 6, ये तो आ चुकी है अपनी, इसको मैं पहले आप पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6/r प्लस 2, कॉमा 6 प्लस 8 दैट इज 14, कॉमा
6 इंटू आर प्लस 6, ये जो 3 नंबर है ये 3 एपी में है। अब हम लोग पढ़े अरिथमेटिक मीन का लॉजिक कि 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो गणेश जी जो होते थे, बीच वाला जो नंबर होता था वो रिद्धि और सिद्धि जी का एवरेज कहलाता था, मतलब आजू और बाजू का एवरेज। तो 14 अकॉर्डिंग टू एबी लॉजिक, एपी लॉजिक, 14 इज एवरेज ऑफ 6 बाय आर प्लस 2 प्लस 6r प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज है कौन? 14। क्यों? क्योंकि वो बताया गया कि ये 2-3 नंबर एपी में हैं। अगर ये 3 नंबर एपी में है तो इसका और इसका एवरेज करोगे तो 14 ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि बीच वाला नंबर हमेशा अरिथमेटिक मीन कहलाता है आजू और बाजू का। तो यहाँ से सॉल्व करो, मुझे बताओ आर की 2 वैल्यू आएगी तो क्या क्या आएगी। सार्थक का मेरे पास आंसर आ चुका है। तो जैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक 6r स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक आर पे, और 2r प्लस 6r वो होता है 8r, ये बनेगा। और 6 28 माइनस 6 ये होता है 22 इक्वल्स टू 0। अब आप ना 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? जाए गड़बड़ ये था कि ये एलसीएम लेना था, एलसीएम तो ले लिया मैंने, तो ये 6r स्क्वायर हुआ था, फिर ये हुआ था 2r और 8r, यहाँ पर 8r आ रहा था, ये 28r, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 20r, और प्लस आएगा 6 इक्वल्स टू 0। अब सही है श्रीकांत? अब मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ श्रीकांत, तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है आर पे फिर से, और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो 3r स्क्वायर माइनस 10r है, माइनस 10r को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 9r माइनस r, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे आप ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ r, फिर से r की 2 वैल्यूज मिलेगी, और जो कि आप लोग में से कुछ लोग ने आंसर दिया भी था इसका। एक r की वैल्यू आ रही होगी 1/3 और एक r की वैल्यू आएगी 3। तो दोनों केस के लिए a तो फिक्स है, इक्वेशन 1 में a फिक्स है, r बस बदलेगा। तो केस नंबर 1 व्हेन r इज 3 तो आप जीपी निकालेंगे, और केस नंबर 2 व्हेन r इज 1/3 तो a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 1/3 है, यही लेके आप सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। चलो ठीक है, हो गई वैरायटी खत्म, और कुछ बचाएगा? चलो फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी whose sum is 85 and product is this। अब ये तो आप लोग कर लोगे, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी whose sum is 85 and product is 4096, तो ये आप लोग कर लेना। हाँ 4 नंबर्स बोला गया है तो कैसे याद करवाया था मैंने, ये आता है a बाय आर, ये होता है a बाय ए आर, ये मिडिल टर्म था, ये होता है ए आर क्यूब, और ये वाला नंबर जो होगा ना वो होगा a बाय आर क्यूब, ये ऐसा। ये 4 नंबर लेके आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा चैलेंजिंग है बट मजा आता है इसको करने में। सेम वैसे ही थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिएगा जैसा यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे इसमें, तो उसी टाइप का कुछ अटेम्प्ट नहीं नहीं जरूरत पड़ेगी उस टाइप के अटेम्प्ट की, क्योंकि ए की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट करते ही। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना ये सबका सम 85 दिया गया है और इन चारों का प्रोडक्ट 4096 दिया गया। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। फाइंड 4 numbers in UGP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। ये करेंगे हम लोग, तो ये लिखिए क्वेश्चन। थोड़ा करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना जनरल जीपी से बनाते हैं। ऐसा करते हैं, लेट जीपी इज ए आर स्क्वायर, ये जनरल होता है जीपी का, ये 4 टर्म्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, दोनों कंडीशन को मैं पैरेलली लिख देता हूँ सो दैट मुझे इक्वेशंस पैरेलल दिखते रहे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो ये थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म से 9 यूनिट ज्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट थर्ड टर्म। ये एक पार्ट में बोला गया है, दूसरे पार्ट में सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, तो ये सेकेंड टर्म जो है ना वो फोर्थ टर्म से 18 यूनिट्स ज्यादा है।
ये 14 फोर्थ टर्म, इसमें अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो इससे बैलेंस हो जाओगे, ये ऐसा। बढ़िया। यहाँ पर मैं आर स्क्वायर आर क्यूब को इधर लेके आता हूँ, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 18, ए आर कॉमन तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या रहेगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9। ये ए को इधर ले गया मैं, ए कॉमन तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया 9। ये हो गया इक्वेशन 1। एक काम करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर ये दोनों सेम टाइप के ही तो है, बस माइनस का फर्क है, तो कट जाएंगे ना। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर। और जैसे ही कॉमन रेशियो का आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो आप इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो कितना इजी हो गया, जैसे ए मिल गया और आर मिल गया, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। तो हिंट ये था कि इस क्वेश्चन में अब आप 1 को 2 से डिवाइड कीजिए या 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, आर स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर कटेगा, रिजल्ट वो कट के उतने उतने रिजल्ट का माइनस 1 देगा। ए और ए भी कटेगा तो आर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। देखिएगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करने पे आर कॉमन रेशियो -2 आ रहा है, जिसका भी नहीं आता वो गलत कर रहा है ना। यस सर, -2 आ रहा है। एग्जैक्टली, कॉमन रेशियो आएगा -2। अब ये कॉमन रेशियो को -2 को ना, अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए। और देखिएगा जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी 3। देखिए हम लोग इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी 3। ए की वैल्यू 3 रेडी है तो हमारे पास जीपी भी रेडी है। तो जीपी क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म 3, दूसरा 3 इंटू -2 इज -6, -6 में फिर से आप कॉमन टू -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा +12, +12 में फिर से -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया -24। तो ये हमारे पास वो जीपी जिसकी रिक्वायरमेंट बोली गई थी, 3 -6 12 और 24। तो कितना इजी हो गया। अगर मैंने वो 4 टर्म्स ये ले लिए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार कि कोई भरोसा नहीं है कि इससे जल्दी आंसर आए। तो इससे ज्यादा जल्दी आंसर आ गया तो इस क्वेश्चन के लिए वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ए बाय आर वाले से भी आ जाएगा, बट दिक्कत क्या है पता है ना, कि आपको बहुत कंफर्टेबल तरीके से वाले मेथड ने आंसर दे दिया है एज कम्पेयर टू ए बाय आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब वाला लोगे तो। चलो नेक्स्ट, यहां तक का पार्ट खत्म। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। ये भी अरिथमेटिक मीन वाला जैसे ही टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन जैसा हम लोग एपी में पढ़े थे, जितने लोग ने भी वो देख लिया, क्लास ले लिया, अटेंड कर लिया, नहीं किए तो वीडियोस देख लीजिए। तो अरिथमेटिक मीन में जो भी अपन लोग ने बातें सीखी थी, सेम वही लॉजिक ज्योमेट्रिक मीन में अब लगने वाला है। क्या है यहाँ पर, इफ एबीसी आर इन जीपी देन बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो मिडिल नंबर को रिद्धि और सिद्धि जी का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि बी के आजू बाजू कौन है, ए और सी है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट इज व्हाट मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो जब भी दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो। ऐसा ये टॉपिक बता रहा है, इसका प्रूफ देखते हैं अभी हम। तो जब भी 3 नंबर, जैसे एबीसी 3 नंबर जीपी में, तो मिडिल वाला आजू और बाजू का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होने के बाद जितने नंबर से आपने, जैसे 2 नंबर है ना ए और सी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो जैसे आप ये करते हैं तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, देखिए अगर एबीसी जीपी में है तो बीच वाला जो नंबर होगा उसका पीछे वाले से रेशियो, और लास्ट वाला सी जो है उसका बीच वाले से रेशियो। वो बोलते हैं ना आगे वाले टर्म का पीछे से रेशियो ले लो। तो बी बाय और सी बाय बी, इन दोनों का रेशियो ले लो। दोनों रेशियो इक्वल ही तो होंगे क्योंकि सीरीज जीपी में। हो गया प्रूफ। प्रूफ तो एक लाइन का ही है। तो बी इधर चला गया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर
और ये a इधर चले गया तो ये हो जाएगा AC। स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे स्क्वायर को तो ये स्क्वायर रूट बना देगा। तो फाइनल आंसर इज B इक्वल्स टू अंडर रूट AC। ये फाइनल आंसर है, मतलब फाइनल प्रूफ है। ज्योमेट्रिक मीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जिनके क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, क्वेश्चंस आना एग्जाम हॉल में और क्रैक करना हो क्वेश्चन को भी, तो इसीलिए टॉपिक अच्छे से सीखना जरूरी है। एनसीईआरटी में तो डिटेल में नहीं दिया, बट हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना हर चीज। चलिए, तो ये पता चल गया कि 3 नंबर में बीच वाला जो नंबर होता है वो आजू और बाजू का स्क्वायर रूट के बराबर होता है, बीच वाला नंबर। तो आजू और बाजू को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो तो बीच वाले नंबर के पास आप आ जाएंगे। दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन। तो इफ ए कॉमा जी कॉमा कैपिटल बी, अगर ये 3 नंबर जीपी में है, देन जी कैपिटल जी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो कैपिटल जी को हम लोग ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ना। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, बस स्क्वायर रूट लगाना है, दैट्स इट। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही है ना। तो जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया एग्जांपल 2 और 8, तो 2 और 8 का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन तो आप कैसे निकालेंगे? 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बताना चाह रहा है कि जब भी ये नंबर को, जैसे ज्योमेट्रिक मीन 4 आया ना, तो जैसे ही वो नंबर को 4 को ये दोनों नंबर 2 और 8 के बीच में सजा दोगे, जैसे आप सजाओगे तो पूरा सीरीज जीपी में आ जाता है। ज्योमेट्रिक मीन यही बताने आया है कि जो भी मेरी वैल्यू आप निकाले हो जिस भी दो नंबर्स के बीच में, तो उनके के बीच में नंबर लिख दो, तो ये तीनों नंबर एक जीपी कहलाते हैं। तो जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, अगर वो पूरे ज्योमेट्रिक मीन को वो दो नंबर्स के बीच में रख देते हैं आप विद देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स, अगर आप रख देते हैं तो पूरी सीरीज जीपी में हो जाती है। जैसे ए और बी के बीच में अगर मैं बोलता हूँ एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो उसको मैंने कैपिटल जी लिख दिया, ऊपर येलो कलर से दिख रहा है आपको। तो ए कॉमा कैपिटल जी कॉमा बी ये जीपी में कहलाएगी, क्योंकि एक ही ज्योमेट्रिक मीन है इसके बीच में, एक हो या 50 हो। जब आप उसको ए और बी दो कॉर्नर नंबर्स के बीच में रख देते हो ना, तो पूरा नंबर का जो पैटर्न है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जीपी कहलाता है। तो ये इसका एग्जांपल था कि 2 और 8 का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। अच्छा, 2 और 8 का आप अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो ना। तो 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन, तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा 2 और 8 का एवरेज, आजू और बाजू का एवरेज, दैट इज 5। तो 2, 5, 8 ये आ जाएगा एपी में, और 2, 4, 8 ये आ जाएगा जीपी में। तो ज्योमेट्रिक मीन 4 आ रहा है और अरिथमेटिक मीन 5 आ रहा है। तो एक और चीज जो नोट डाउन करने वाली चीज है, पता है, जब भी कोई भी दो नंबर्स का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो और उन्हीं दो नंबर का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। हमेशा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी आएगी या इक्वल आएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अब मैं आपको समझा नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। आप लोग में से कोई भी पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे बताइए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 2,2,2,2,2 ये कोई पैटर्न चल रहा है n टर्म्स तक। तो n टर्म क्या होगा? 2 ही होगा। तो आपको बताना है ये जो पैटर्न चल रहा है, क्या ये कौन सी सीरीज है? ये एपी है, ये जीपी है, कि ये नन ऑफ दिस है? आप लोग पार्टिसिपेट। None of the. नन ऑफ Sir, दिस। GP है GP. एक सेकेंड, ठीक है। कौन कौन आंसर दे रहा है? आशुतोष ने दिया ना पहले, सर एपीजीपी बोथ। श्रीकांत ने बोला एपीजीपी दोनों बोथ, है। ठीक है। और सर मैं भी स्नेहा दोनों. स्नेहा बोल रही है दोनों है। और यस सर दोनों है. वेदांत सर एपी। सर AP GP दोनों. अथर्व ने एपी, वेदांत ने दोनों। अथर्व ने एपी बोला है, वेदांत ने दोनों बोला है, ठीक है। सर और जीपी, सर आशुतोष जीपी। आशुतोष बता रहे जीपी है, एपी नहीं है। अथर्व बता रहा है कि एपी है, जीपी नहीं है। श्रीकांत और स्नेहा और किसी ने, वेदांत, ये तीनों बता रहे हैं कि एपी और जीपी दोनों है। इतने लोग का आंसर आ चुका है। और कोई सर नहीं? दोनों है.
एक मिनट, और किसी का आंसर आया मेरे पास, बोथ किसका आया है? आशमा आपने बोला ना? देविका, ओके, देविका ने बोला बोथ। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, आंसर बोथ इज राइट। ये दोनों है। आपको पता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। क्यों? ये देखो ना, एपी ने क्या बोला है, बस डिफरेंस मेंटेन करते हुए चलो। तो ये देखो, 2 का 2 के साथ डिफरेंस 0 है, 2 का 2 के साथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पर भी डिफरेंस, कंटिन्यू डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। व्हेन कोई भी सीरीज में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, 0 आ रहा है, वो फिक्स है ना। तो सीरीज कांस्टेंट मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी को ना कांस्टेंट एपी बोलते हैं। अच्छा विदा, देखो आगे वाले नंबर को पीछे से डिवाइड करो, 2/2 1, 2/2 1, कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जीपी भी है। तो दिस सीरीज इज नोन एज जीपी एंड एपी बोथ एज वेल। तो अब आप एक चीज देखिए, इनमें से ना कोई भी 3 नंबर को पकड़ लो, सेम नंबर है, सेम नंबर वाली सीरीज को हम बोलते हैं कि वो एपी भी है और जीपी भी है, याद रखना। ये सेम नंबर वाली सीरीज को एपी और जीपी दोनों बोला जाता है। तो अब एक चीज देखिए, अगर ये एपी और जीपी दोनों हैं, तो कॉमन सेंस तरीके से क्या ये बात सही है क्या कि ये वाला नंबर एएम भी होगा और ये वाला नंबर जीएम भी होगा? अगर ये सीरीज एपी और जीपी दोनों है, क्योंकि ये सीरीज एपी और जीपी दोनों है, तो बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन भी होगा और ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। तो आपको पता है, अच्छा आप चेक भी कर सकते हो ना, ये 2 और ये 2 का एवरेज ले लो, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 2 ही होता है। और 2 और 2 का रूट ले लो, तो ये भी तो 2 ही होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि एपी और जीपी की वैल्यू सेम आ रही है। तो जब भी सेम नंबर का पैटर्न चल रहा होता है, उस केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू सेम होती है। तो वैसे केसेस के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वालिटी लगाते हैं। अदरवाइज हर केस में जहां पर भी नंबर का पैटर्न सेम नहीं है, हर केस में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। हर केस, कोई भी केस आप लेके दिखाइए, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। लेकिन सेम नंबर वाले पैटर्न में हमेशा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से इक्वल आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर एक चीज अपन लोग ने ऑब्जर्व कर लिया ना कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। कई बार अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से इक्वल आता है। वो कुछ टाइम्स की केसेस क्या है, नीचे जो एग्जांपल दिया है, व्हेन गिवन एंट्रीज आर सेम, जब गिवन एंट्रीज या गिवन नंबर सेम है, पूरे सेम है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आते हैं। दैट इज द रीजन कि उस केसेस के लिए अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। अदरवाइज कोई भी 2 नंबर ले लीजिए और आप वो दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ऑलवेज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ऑलवेज है। इसको एक साइंटिस्ट है, जब आप हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलता है, कॉची। तो ये साइंटिस्ट है कॉची, और एक और साइंटिस्ट का नाम था कॉची सेजवार, शायद ये नाम था, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ नाम। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल के इसको एग्जाम्पल के रूप में नहीं, कुछ नॉर्मल एंट्रीज के रूप में प्रूव भी किया हुआ है कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn ऐसे n एंट्रीज हैं, तो वो n एंट्रीज के अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होते हैं। तो ये अपन लोग भी करेंगे, अगले क्लास में प्रूव करेंगे कैसे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी अपन डाउट सेशन चालू करते हैं, एक सेकंड।